अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस पर। और वो सिलेबस हमारा बीएसटी का है, बिजनेस स्टडीज़ का। इससे पहले हमने बात करी थी सिलेबस अकाउंटेंसी का। हमें देखना ये है कि जो हमारे सिलेबस दिए गए हैं, अगर कोई चेंज नहीं आता है तो अब तक जो सिलेबस हमारे अवेलेबल हैं उसके अनुसार हम लोग सिलेबस को देखते हुए कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, कैसे अपनी तैयारी करेंगे। बेहतर से बेहतर तैयारी अगर करना है तो हमें सिलेबस को ध्यान में रखना पड़ता है। और मैं यही बता दूं कि जो हमारे सिलेबस हैं, करीब करीब भारत के कई बोर्ड्स, कई +2 के लिए जो बोर्ड है सब में कॉमन है। थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, कभी किसी में चैप्टर कम बेस हो सकते हैं, किसी चैप्टर के जो पर्सनल नंबर जो है वो थोड़ा 19-20 हो सकते हैं, लेकिन सब मिला जुला कर जो हमारे सिलेबस हैं +2 के लिए, ख़ास तौर पर जो झारखंड है, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऑलमोस्ट सब थोड़ा 19-20 आसपास में हैं। तो जो छात्र अगर झारखंड वाले हैं, बिहार वाले तो खैर हैं ही बिहार बोर्ड के, उनको तो 100% ये टैली करता है। लेकिन जो आसपास के और जो बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, उनको भी काफ़ी हद तक इसकी सहायता मिल जाएगी। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। और जो सिलेबस में टॉपिक हमारे दिए गए हैं बोर्ड के हिसाब से, उस टॉपिक को देखते हुए कैसे तैयारी करेंगे हम लोग, किस तरह से, किस चैप्टर के कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना है, किसको देखना है, ताकि हमारे हाई स्कोर हो सके बोर्ड में। तो उस पर भी हम बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना। तो पहले हम ये जान लेना चाहते हैं कि जो हमारे सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर्स हैं, जो बीएसटी के चैप्टर्स हमारे हैं बिजनेस स्टडीज़ के, किस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन अलॉट किए गए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे या बड़े या स्मॉल है, जिस तरह क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि चैप्टर वाइज क्या मार्किंग है। जो चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स अलॉट है उसको ज़रा हम ज़्यादा फोकस करेंगे, देखेंगे। और हर चैप्टर के अंदर वो कौन सा टॉपिक होगा जिस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, इस टॉपिक को पिकअप करेंगे, ताकि अधिक से अधिक हमारे मार्क्स बढ़ सकें। तो हम उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, सब्जेक्ट का नाम हमारा है बिजनेस स्टडीज़, जैसे शॉर्ट में हम लोग बीएसटी कहते हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ करीब करीब कई बोर्ड्स में इसकी पढ़ाई होती है, और ये 100 मार्क्स का पेपर है, 100 नंबर के पेपर है ये। तो इस 100 नंबर के पेपर जो है, इसके सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए में चैप्टर्स रखे गए हैं, उस पार्ट ए के जो टोटल मार्क्स हमारे हैं वो 60 मार्क्स के हैं, और पार्ट बी में जो है चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके नंबर टोटल मिलाकर के 40 मार्क्स हैं। तो ये हमारे दिमाग में होने चाहिए कि हम पार्ट ए में तैयारी कर रहे हैं तो 60 मार्क्स के होंगे हमारे सब मिलाकर, और जब पार्ट बी को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमारे सब मिला के 40 मार्क्स के हैं। पार्ट ए में कौन कौन चैप्टर हैं एज पर सिलेबस, तो देखते हैं मार्क्स के हिसाब से। तो जो पार्ट ए का जो पहला चैप्टर आपको देखना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें जो हमें टोटल मार्क्स है वो 7 मार्क्स अलॉट किया गया है। अब देखना क्या है कि इस पहला चैप्टर का जो टॉपिक कौन कौन है जिन पर हमें फोकस करना है, तो उस पर हम आएंगे। एक बार अंत तक वीडियो को देखना। फिलहाल फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज किस में कितना मार्क्स है। जो दूसरा हमारा चैप्टर है, पार्ट ए का जो दूसरा चैप्टर है, वो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं उसके लिए रखा है 7 मार्क्स, यानी दोनों चैप्टर के लिए 7-7 मार्क्स अलॉट किए गए, दोनों इक्वल इम्फेसिस देंगे हम लोग। जो तीसरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, जो व्यवसायिक वातावरण है, जो हम लोग व्यापार करते हैं उसके आसपास के माहौल क्या है, इस पर हमारा एक चैप्टर है। और इस चैप्टर के लिए कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं किया गया है, तो ध्यान रखना है कि इस पर कोई मार्क्स अलॉट नहीं किया है। तो इस पर कितना आप क्या देखोगे, करीब करीब नहीं के बराबर मान के चलो। जो चौथा चैप्टर है प्लानिंग है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर किसी भी हिसाब से, ये प्रेजेंट में हो या फिर
फ्यूचर में हो, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। और वैसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये मैनेजरियल फंक्शन का पहला फंक्शन है प्लानिंग, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस प्लानिंग जो हम लोग पढ़ना है चैप्टर, इसमें सिलेबस के हिसाब से जो मार्क्स अलॉट किया है 7 मार्क्स है। हालांकि मेरे हिसाब से कम नंबर है ये, फिर भी जो सिलेबस तैयार करते हैं उनकी मर्जी है क्या सोच उन्होंने कम नंबर दिया है। जो 5वां चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। तो संगठन आप पढ़ते होंगे, उस संगठन में इन्होंने 10 नंबर दे रखा है। संगठन जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है उसमें 10 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन सा टॉपिक आएगा इसके अंदर, जिस पर हमें फोकस करना है ताकि बोर्ड में हमारा अधिक से अधिक नंबर आ सके। मेन तो वही चीज़ है। तो पहले हम लोग चैप्टर वाइज मार्क्स देख रहे हैं, किस पर कितना मार्क्स अलॉट किए गए हैं और हमें उसके अंदर कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना है, ध्यान से देखना है उसके अंदर, ताकि हमें मार्क्स अधिक से अधिक आ सके। छठा जो चैप्टर है आपका स्टाफिंग यानी नियुक्ति जो आप करते हो किसी बिजनेस में, कितने आदमी चाहिए, तो कहाँ से लेंगे, अंदर वालों से लेंगे, बाहर वालों से लेंगे, कैसे लाएंगे, किस तरह से व्यक्तियों की या कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, उसमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है। हालांकि ये भी हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है। तो ये जो है स्टाफिंग है, ये स्टाफिंग को भी रखा है सिलेबस के हिसाब से 10 मार्क्स का। इस चैप्टर को भी 10 नंबर अलॉट किया गया है। हम लोग देखेंगे अंत में कि इस चैप्टर में जो 10 नंबर अलॉट किया है, इसमें वो कौन कौन सा टॉपिक है जिस पर आप फोकस रखेंगे एग्ज़ाम के लिए, इसको ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे। अगला चैप्टर है 7वां नंबर डायरेक्टिंग। ये निर्देशन है आपका, मैनेजमेंट में निर्देशन है, डायरेक्टिंग। और सबसे ज़्यादा नंबर इसको दिया है कितना, 12 मार्क्स का है। अब देखना है जो डायरेक्शन है या जो डायरेक्टिंग है, इसमें कार्य के लिए निर्देश दिया जाता है। जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर है अपना सबऑर्डिनेट्स को, अपने अधीन काम करने वालों को, जो प्लानिंग के हिसाब से जो टास्क अलॉट किया गया है, जो गोल जो लक्ष्य फिक्स किया है, उसको अचीव करने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश जारी करते हैं। और इस दिशा निर्देश पर जो चैप्टर है उसको कितना मार्क्स दिया है, 12 मार्क्स है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स अब तक का ये 12 मार्क्स के लिए जो चैप्टर है डायरेक्टिंग, देखेंगे इसमें वो कौन कौन सा मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे, पूरा फोकस करेंगे, उसमें से रट्टा मारेंगे या फिर समझेंगे। और लास्ट में जो 8वां चैप्टर आपका होगा पार्ट ए का, उस पार्ट ए का जो 8वां चैप्टर है कंट्रोलिंग, इसके नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हैं 7 मार्क्स हैं। तो इस तरह हमने देखा कि पार्ट ए में, ये जो पार्ट ए है बीएसटी में जो आपको पढ़ना है, पार्ट ए में 1 से लेकर के 8 चैप्टर को दिख जाना है। और इन 8 चैप्टर को मिलाकर टोटल मार्क्स बनते हैं 60 मार्क्स। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया। हम देखेंगे चैप्टर वाइज, इस चैप्टर के अंदर चलेंगे और अंदर चल के देखेंगे वो कौन कौन सा टॉपिक है, इसलिए आप ज़रा अंत तक देखते रहना। अब ज़रा बात करते हैं पार्ट बी पर। आपके जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ के, पार्ट बी 40 मार्क्स के हैं सब मिलाकर। और चैप्टर इसमें देखिए कितना पढ़ना है, 8 चैप्टर तो उधर हो गए और 5 चैप्टर पार्ट बी में पढ़ने हैं। देख लेना 9 से लेकर के 13, ठीक है। और ये 5 चैप्टर पढ़ने, इसमें किस तरह से नंबर को अलॉट किया है, कैसे डिवाइड किया है, ज़रा ध्यान से देखना। ध्यान से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि चैप्टर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ये बात नहीं है। दिलचस्पी किस में है किस में नहीं है, हमें मार्क्स को भी ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से मेहनत करनी है। जिसमें ज़्यादा मजदूरी है, ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे, ज़्यादा समय लगाएंगे, ज़्यादा कुछ समझने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मार्किंग ज़रूरी है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में। तो पार्ट बी में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है वो है बिजनेस फाइनेंस। हम जानते हैं किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस एक अहम चीज़ है। कई बार लोग कहते हैं कि वो रक्त जैसे धमनी होती है ना, धमनी में रक्त, वो रक्त धमनियों का काम करता है ये फाइनेंस। इसका मतलब है वित्त संबंधी, हिंदी में कहते हैं इसको रुपया, पैसा जो रुपया है बिजनेस चलाने के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान रखना। 12 मार्क्स दे रखा है,
हम चलेंगे इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है जिस पर ध्यान से देखेंगे। जो उसका पार्ट बी का जो दूसरा चैप्टर है वो फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, एक तो हो गया फाइनेंस, अब हो गया फाइनेंशियल मार्केट। जैसे हम लोग मार्केट से सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं, उसी प्रकार हमारे जो फाइनेंस है, जो रुपये पैसे का भी मार्केट है। हो सकता है उस मार्केट से हम लोग रुपया पैसा बोरो करें, लें या फिर किसी को दें, तो मार्केट पर बात करेंगे हम लोग। वो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको नंबर अलॉट किया है 8 नंबर। तो ये ध्यान रखना है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। और ये जो चैप्टर है आपको आगे भी पढ़ना है, +2 के बाद भी पढ़ना है, इसलिए थोड़ा और ध्यान से देखना है। जो उसका तीसरा चैप्टर है मार्केटिंग। अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं मार्केटिंग, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे कस्टमर को समझना है, अपनी चीज़ों को कैसे सेल करना है, बेचना है। और ये मार्केटिंग को जो मार्क्स अलॉट किया है 10 नंबर। इस चैप्टर से हमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो है चौथा चैप्टर है, और किताब के विषय सूची के हिसाब से 12वां चैप्टर है। तो जो चौथा चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये बहुत कम मार्क्स का है, चूँकि एक कानून है ये। तो कानून आपको +2 में कितना सीखेंगे आप, आगे और सीखेंगे ज़्यादा, इसलिए थोड़ा बहुत परिचय की बात है। जो हमारे जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता हैं, उनकी रक्षा हो सके, सामान लेते समय कोई ठग न दे, इसलिए सरकार ने एक कानून बना रखा। तो थोड़ी बहुत परिचय की बात होगी, बहुत कम नंबर के हैं, लेकिन आगे इसमें ज़्यादा पढ़ना होता है। तरह कानून है, एक्ट है, आपको परिचय की बात आएगी। 5 मार्क्स इसको दिया गया है। तो 5 नंबर के है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिर्फ 5 नंबर। देखेंगे इसमें कौन कौन टॉपिक आप देख लेंगे जिसमें 5 नंबर के लिए सफिशेंट होगा। और जो लास्ट चैप्टर है उसका पार्ट बी का जो आखिरी चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। अक्सर सुनते रहते हैं, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट अलग है। 100 मार्क्स का एंटरप्रेन्योरशिप, इसको EPS हम लोग बोलते हैं। वो 100 नंबर के पेपर हैं। तो वो तो 100 नंबर में पढ़ना है, जिसमें आपको 30 मार्क्स का ओरल है या वाइवा है, और 70 मार्क्स को आपको लिखित देना है। तो यह है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो कार्य करना है, जब व्यवसायिक क्रिया करनी है, जब व्यवसाय चलाना है, जो उद्यमिता है, उद्यम चलाना, आप उद्यमी बनोगे तो कैसे उद्यमिता को डेवलप किया जाए, कुछ इस बारे में बातें कही गई होंगी। लेकिन सिलेबस के हिसाब से मार्क्स बहुत कम है, 5 मार्क्स है। तो हम लोग उतना ही देखेंगे जो 5 नंबर लायक हो। बाकी 100 मार्क्स का वो अलग सब्जेक्ट के रूप में है, वहाँ पूरा देखना, ठीक है। यहाँ बस थोड़ा बहुत देखना। तो ये 5 मार्क्स अलॉट किया है। तो इस प्रकार पार्ट बी में ये 5 चैप्टर हैं, और पांचों के अलग अलग चैप्टर वाइज मार्क्स अलॉट किए गए हैं। सब मिलाकर के 40 मार्क्स होते हैं। अब हमें देखना है कि इन चैप्टर्स के अलग अलग मार्क्स तो हम लोग जान लिए, किसी में कम है मार्क्स, किसी में ज़्यादा है। अब इसमें देखना है कि किस चैप्टर में वो कौन सा टॉपिक होगा जिस पर हमें ज़्यादा फोकस रखनी है। तो अगर मैं बात करूँ, ओरल में बात करूँ, चैप्टर सिर्फ सुना दूँ, तो आप मेरे इस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेना या बार बार सुनना, ताकि कोई पता लगे कि चैप्टर वाइज किस टॉपिक को आप ध्यान से देखोगे, बार बार देखोगे, ताकि एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक मार्क्स आ सके। तो पहले हम बात करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको देख जाना है। तो सबसे पहले इसमें आप मीनिंग को देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग क्या है, क्या इसका अर्थ है। हम इसको टिक लगाते पता लगे, और मेरी आवाज़ को आप मैच कराते रहो। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका मीनिंग को समझिए, क्या इसका मतलब होता है। जहाँ भी है उसका मीनिंग को देखिए। उसके डिफिनीशन कुछ विद्वानों ने दे रखी है, डिफिनीशन को देखिए। उसमें जो छोटा डिफिनीशन हो, 1-2 डिफिनीशन तो आप ज़रूर याद कर लीजिए। और इसके अलावा इसके अंदर एक वर्ड आएगा इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये 2 वर्ड बार बार आते रहते हैं, पूछते रहता है। तो जहाँ भी उसके अंदर होगा इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इन दोनों का मतलब क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये तो पक्का आप इसको रट जाना, पूरा फोकस इस पर रखना। और इसके अंदर जो हमने टिक लगा रखा उसको ध्यान रखना। और उसके अंदर आएंगे
मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है वहाँ पर, तो मैनेजमेंट एज एक्टिविटी उसमें होगा टॉपिक वाइड। मैनेजमेंट एज एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज प्रोसेस, ये प्रोसेस के रूप में भी है मैनेजमेंट, तो और मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, किस तरह ग्रुप के रूप में मैनेजमेंट काम करता है, प्रोसेस के रूप में काम करता है, डिसिप्लिन के रूप में काम करता है, किस तरह से एक्टिविटीज़ है, ये अलग अलग पॉइंट उसको देकर साबित किया होगा। उसमें आगे बढ़ेंगे तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर, तो जो फीचर ऑफ मैनेजमेंट है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, एक तो हमने जान लिया कि इसके मैनेजमेंट के डिफिनीशन जानना है, मीनिंग जानना है, और साथ में उसके जो फीचर्स हैं उनको भी रटना ज़रूरी है। और उसके अंदर और हम लोग देखेंगे इस पहले चैप्टर के अंदर कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक होगा उसके अंदर, उस पर आप ध्यान रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, उस पर ध्यान देना है। जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है उसमें जो बात आती है मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज आर्ट, थोड़ा बहुत इसको देखना कि मैनेजमेंट साइंस के तौर पर कैसे जाना जाता है, मैनेजमेंट को आर्ट के जैसे कैसे जानते हैं, क्लियर है। और उसी के अंदर देखना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इस पहले चैप्टर के अंदर होगा कि जो मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, एक बार उस पर नज़र मार जाना, और उसके इम्पोर्टेंस भी क्या है, क्या महत्व है उसका, और उसके अंदर जो ख़ास तौर पर ध्यान देना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो पहला चैप्टर आपका है इसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, जैसे उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट। इस लेवल को तो आपको पूरा का पूरा समझना है, जानना है एग्जाम्पल के साथ। तो ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इस पहला चैप्टर में, तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये फोकस रखना आपको। नंबर 2 देखें, अब नंबर 2 को हम टिक लगा रहे हैं। ये नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी 7 मार्क्स है, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। तो उसमें खास कुछ चुनिंदा लेवल के जो टॉपिक है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे या रटेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको देखना सबसे पहले उसकी मीनिंग क्या है और कुछ विद्वानों की डिफिनीशन क्या है उसमें। तो विद्वानों ने कई तरह से अलग अलग डिफाइन किया होगा, उसमें से चुनिंदा 1 या 2 आप याद रखें जो छोटा डिफिनीशन हो। तो कंसेप्ट हो गया या मीनिंग हो गया, और फिर उसमें जो डिफिनीशन दिए गए हैं उसको आपको ध्यान से रखना है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि उसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिज्म पक्का आपको रट के जाना है, उसमें कई चीज़ इसमें लड़ेंगे चीज़ को। और उसमें आगे देखना है जो हमारे हेनरी फेयोल्स थे, हेनरी फेयोल्स जिन्होंने रिसर्च किया था, हेनरी फेयोल्स के जो प्रिंसिपल है वो लंबी की लिस्ट में होगा, हेनरी फेयोल्स के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, तो वो आपको ज़रूर वहाँ देखना होगा। और साथ में साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऑलरेडी है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको किसी ने F.W. टेलर ने रिसर्च किया था, F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में क्या बातें कह रखी हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मिल जाते हैं तो वो भी अब रटें, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट। इतना से हमारा काम चल जाएगा। फिर देखते हैं तीसरा चैप्टर, देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको कोई खास ध्यान नहीं देना है, तो हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर आगे निकल जा रहे हैं। चौथे नंबर पर आते हैं प्लानिंग। ये हर हिसाब से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप सब जानते हैं कि प्लानिंग किसको कहते हैं। हम लोग हर काम करने से पहले हम लोग प्लान करते हैं, एक इस तरह का प्रोसेस है, कौन सा काम करना है, किसके द्वारा करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, यानी ये थिंकिंग बिफोर हैंड है। कुछ काम करने से पहले हम लोग सोचने लगते हैं उस चीज़ के बारे में, पूरा वही प्लानिंग हमारा है। तो उस प्लानिंग के साथ पर आप डिफिनीशन ज़रूर जानेंगे, उसकी मीनिंग क्या है प्लानिंग का, ये तो पक्का आप रटेंगे चीज़ को कि प्लानिंग के मीनिंग क्या है, विद्वानों ने क्या डिफिनीशन दिया है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
या फीचर्स है, ये ज़रूर आपको रटना है। प्लानिंग के मीनिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, या उसके फीचर्स हो गए। फिर उसमें आगे बढ़ेंगे तो उसका जो प्रोसेस है, प्लानिंग का जो प्रोसेस है या जो स्टेप्स हैं, उसमें आगे दिया होगा स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा नंबर है उसको आपको याद करना पड़ेगा। और ये देखना होगा एक अच्छे प्लानिंग के लिए सजेशंस फॉर ए गुड प्लानिंग, आप अच्छे प्लानिंग के लिए कौन से राय दे सकते हैं। तो ऑलरेडी उसमें राय है, सजेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग में। तो जब ऑर्गेनाइजिंग में आएंगे तो ये 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स थोड़ा ज़्यादा नंबर है, कोई बात नहीं है। जब आप यहाँ पहुँचेगा ऑर्गेनाइजिंग में आओगे तो ध्यान रखना इसके मीनिंग तो रटना है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से हम लोग क्या समझते हैं, तो मीनिंग जान लीजिए इसका, ज़रूर रीडिंग मारिए, पक्का रीडिंग मारिए। और फिर उसका जो फीचर्स है या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको रटिए। और साथ में कई बार कुछ विद्वान जो हैं अपने हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं, तो उनके एक दो डिफिनेशन को पढ़िए। ये सब मिला कर के पूरा फोकस हमारा इसके मीनिंग पर है, फीचर्स पर है या कैरेक्टरिस्टिक्स पर है। तो पहले स्टेप में हम लोग इसको करेंगे और टाइप्स देखेंगे कि ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है, इससे बनता है ऑर्गेनाइजेशन। ये कितने प्रकार के हैं, द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम सब जानते हैं 2 प्रकार का हम लोग कहते हैं कई बार, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों का मीनिंग समझ लेना है, फॉर्मलाइजेशन के मीनिंग, इनफॉर्मल के मीनिंग और उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेना है, ठीक है। और इन दोनों में क्या अंतर है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू, द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ये चंद पॉइंट में है, अक्सर उसमें से 2 डिफरेंस या 3 डिफरेंस या 5 डिफरेंस, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि उसका मीनिंग को समझिए, डिफिनीशन को समझिए, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इसको समझिए, और कितने प्रकार के हो सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल, उनका मतलब समझिए, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स को रटिए, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है इस डिफरेंस को भी समझिए। उसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग में, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम आगे बढ़ेंगे उसमें आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हमारे पास पावर है, जो अधिकार है, कैसे उसको डेलीगेट करेंगे, एक दूसरे को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके मीनिंग समझना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, ये उसी चैप्टर के अंदर है ऑर्गेनाइजिंग में। उसका मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये भी आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स है, इसलिए मार्क्स को ध्यान रखते उतना है। उसमें और आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑथोरिटी, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ेंगे ऑथोरिटी, ये क्या होता है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है, इसके डिफिनेशन, और अकाउंटेबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और इन तीनों में डिस्टिंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है। तीनों के मीनिंग हो गया समझना, और इन तीनों के आपस में क्या डिफरेंसेज है इसको समझना। क्योंकि चैप्टर 10 मार्क्स का है, थोड़ा सा बढ़ा के जानना पड़ेगा। उसमें हम लोग आगे देखेंगे और ध्यान से देखेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या अथॉरिटी, और इन दोनों में डिस्टिंक्शन। तो डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। किसी बिजनेस में, मैनेजमेंट में जो पावर को हम लोग सेंट्रलाइज करते हैं और पावर को डिसेंट्रलाइज करते हैं, यानी जब पावर पूरे अथॉरिटी किसी एक बंदे के अंदर, एक बंदे के हाथों में सेंट्रलाइज हो, केंद्रित हो, तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। और जब उस पावर में से कुछ दूसरों को, सबऑर्डिनेट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ अधिकार दूसरों को दे देते हैं ताकि वो भी अधिकार पूर्वक अपने काम, लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करे। तो जब पावर आप ट्रांसफ़र करते हो, राइट ट्रांसफ़र करते हो दूसरों को, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या अथॉरिटी। तो थोड़ा डिफिनेशन जानना ज़रूरी है इसका, और इन दोनों में क्या मेन डिफरेंसेज है उसको भी आप ध्यान से थोड़ा देख लेना, और इसका मीनिंग भी समझना होगा क्या चीज़ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जान लीजिए।
और दोनों में क्या अंतर है जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। स्टॉपिंग, ये भी 10 नंबर का है। ये जो स्टॉपिंग चैप्टर है भी हमारे 10 मार्क्स के हैं, थोड़ा ज़्यादा हैं। तो देखें कि कौन कौन सा टॉपिक इसके अंदर होगा जिस पर हम ज़रा फोकस रखेंगे, ज़्यादा फोकस रखेंगे ताकि मार्क्स हम ज़्यादा ले सकें। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है इसका डिफिनीशन जानिए कि क्या डिफिनीशन है या क्या इसके मीनिंग क्या है और उसके क्या फीचर्स हैं। फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो डिफिनीशन, मीनिंग और फीचर्स, इन 3 पॉइंट पर आपको देखना है स्टॉपिंग पर कि स्टॉपिंग किसको कहेंगे हम लोग, और फिर देखना आगे कि स्टॉपिंग का हमारा प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ये तो ज़रूर देखना है आपको, इसके अंदर प्रोसेस क्या है इसके। उसके बाद देखना, जो ख़ास तौर पर देखना है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जो भर्ती की बात चलती है, कर्मचारियों की भर्ती, वो कौन कौन से सोर्सेज होंगे जहाँ से हम लोग कर्मचारी को नियुक्त करेंगे। वो आउट सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कहाँ से लेंगे। तो जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ज़रा इसको भी आप देख लेंगे चीज़ को, दोनों में क्या क्या एलिमेंट आते हैं। फिर उसमें एक प्रोसेस आता है सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे हम लोग चुनाव करते हैं, भर्ती करना है उससे कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए क्या हम लोग अपनाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो आगे आएगा कि कैसे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है, यार इसको भी ध्यान से देख लेना है। तो इस प्रकार हम इतना देख लेंगे। उसमें लास्ट एक टॉपिक आएगा स्टॉपिंग में, एक लास्ट टॉपिक है, और भी बहुत सारे टॉपिक होंगे जिस पर आप कभी कभार हल्का फुल्का नज़र मार लेंगे, लेकिन जब विशेष तौर पर जब फोकस रखना है, जो समझना है इस टॉपिक के अंदर, तो एक और इसमें लास्ट पॉइंट आ जाएगा ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग है, जब हम सेलेक्ट करते हैं, भर्ती कर लेते हैं, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो ये भी एक टॉपिक उसके अंदर आ गया। तो ट्रेनिंग किसको कहेंगे, द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड इट्स फीचर्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पर आप ध्यान रख लेंगे। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आप 10 नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे। और जो एक और चैप्टर आते हैं डायरेक्टिंग, निर्देशन, ये सबसे ज़्यादा नंबर का है निर्देशन, डायरेक्टिंग। अब इसमें देखेंगे हम लोग निर्देशन के लिए अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको व्यवसाय के जो हमने लक्ष्य फिक्स किया है, जो प्लान किया है, प्लान के उसके जो दिशा निर्देश जारी करना है, उस पर चैप्टर है। तो कौन कौन सा इस चैप्टर के अंदर टॉपिक को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप इसके मीनिंग को समझिए कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इसके विद्वानों ने डिफिनेशन क्या दे रखा है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है वो कौन कौन से हैं। इतना जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से काफ़ी मैच करेगा इसमें। और दूसरा टॉपिक उसको ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल क्या है उसके, हल्का फुल्का उसको देख लीजिए, लेकिन जो पूरा ध्यान रखना है वो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है इसका, जो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। अगर एलिमेंट्स को, डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स हम एक लाइन में अगर याद रखें, एक वर्ड में याद रखें कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट रहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं मिस्टर MLC, नाम सुना होगा मिस्टर SMLC। तो मिस्टर S एक नाम हो गया, और MLC हम लोग जानते ही हैं, अक्सर लोग राजनीति वाले बोलते रहते हैं MLC का चुनाव लड़ना है। तो अगर हम ये कहें मिस्टर SMLC तो बात समझ में आ जाएगी, 4 एलिमेंट है, चारों इसमें आ जाएंगे। अब हम बता दें कि मिस्टर SMLC का फुल फॉर्म क्या होगा। इसमें जो S यूज़ किया गया सुपरविज़न के लिए, सुपरविज़न एक एलिमेंट है किसका, डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है सुपरविज़न। दूसरा एलिमेंट है M से मोटिवेशन, L से लीडरशिप, और C से कम्युनिकेशन। तो कह सकते हैं आप सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये 4 पॉइंट है, 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है। तो इसको पक्का समझना, सबका मीनिंग जो चारों एलिमेंट है, इन चारों एलिमेंट के मीनिंग ज़रूर समझना, इन चारों एलिमेंट के आप फीचर्स को पढ़ जाना, रट जाना, इसमें ज़्यादा नंबर है। और थोड़ा और आगे बढ़ कर देखेंगे इसमें क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडरशिप। जब लीडरशिप आ ही गया इसमें एक एलिमेंट के रूप में, चूँकि 12 नंबर का है, तो थोड़ा आप जान लीजिए कि एक अच्छे लीडरशिप किसको कहा जाएगा, उसके क्या मतलब है,
ये आप जान लेंगे इस चीज़ को। फिर उसमें आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं उसमें और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो इसको आप ज़रूर देखना। और इसी के अंदर है कम्युनिकेशन, मीनिंग और फीचर्स। वो जो हमने कहा था 4 एलिमेंट, कम्युनिकेशन, उसके मीनिंग को समझना है, उसके फीचर्स को समझना है, और फिर उसमें देखना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो हमारा कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, तो इसके मीनिंग को समझना है। और आगे पढ़ना है कि बैरियर्स, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हमारे असरदार कम्युनिकेशन है उनमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सा बैरियर है, तो ये आपको पॉइंट के रूप में इसको दिख जाना है। तो पहले आप जो चारों एलिमेंट हैं, सुपरविज़न है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है और कम्युनिकेशन है, इन चारों का अलग अलग मीनिंग को समझिए, डिफिनीशन को समझिए और उनके अपने फीचर्स कौन कौन हैं ये समझिए, ठीक है। और जो उसके वेरियस हमारे कम्युनिकेशन के, उस कम्युनिकेशन के कौन कौन से रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, बैरियर्स हैं, इनको आप समझिए। इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट हम जिस पर ध्यान देंगे हम लोग, वो नेक्स्ट पॉइंट वाले हैं उस बैरियर को, वो जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है जब उसको कैसे दूर करेंगे, वो कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम लोग कम्युनिकेशन के जो रुकावट हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर कर लेंगे। तो इतने पॉइंट पर, इतने टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर है ये कितना, 12 मार्क्स का है, ताकि हमारा मार्क्स बढ़ सके। और अंत में पार्ट ए के जो आखिरी चैप्टर है कंट्रोलिंग, ये 7 मार्क्स का थोड़ा नंबर कम हो गया। तो जब हम लोग इस आखिरी चैप्टर में आएंगे पार्ट ए के 7 नंबर के लिए, कंट्रोलिंग में क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स पर फोकस रखेंगे, तो इसमें पॉइंट हमारा हो सकते हैं, पहले जानिए उसका मीनिंग क्या है। ये जो हमारा वर्ड है कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, बीएसटी के अंदर बिजनेस स्टडी जो हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसके अंदर इसका मतलब क्या है, विद्वानों ने क्या डिफिनीशन दे रखी, इसको पढ़ जाना है। और उसके क्या फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको तो पक्का ध्यान रखना है, वो मेन पॉइंट है। फिर देखना है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जो हमारे प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर था और ये हमारे कंट्रोलिंग, हालांकि ये मैनेजमेंट के फंक्शंस में है, तो इन दोनों में क्या आपस में संबंध है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के आपसी संबंध क्या है। और उसमें आगे भी देखना है हम लोगों को कि टेक्निक्स क्या क्या हैं, किस प्रकार के टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि 60 मार्क्स के लिए जो हमारे चैप्टर्स हैं, इनके अलग अलग चैप्टर वाइज कितने मार्क्स बोर्ड ने अलॉट किया है, हमें उस मार्क्स के लिए उस चैप्टर के अंदर जा कर के कौन कौन सा टॉपिक विशेष रूप से देखना है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है कोई बात नहीं है, आप थोड़ा और ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें। और हमने एक और बात कही थी कि झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सब में ऑलमोस्ट 99% मिलते जुलते हैं। किसी में 1-2 चैप्टर कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी चैप्टर में थोड़ा 1-2 नंबर कम बेस हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल सिलेबस का जो पैटर्न है सारे बोर्ड्स के लिए एक जैसे हैं और बहुत हद तक सीबीएसई बोर्ड वाला सिलेबस इससे मैच करता है। अब हम बात करेंगे इस पर पार्ट बी वाले पर, जो 40 नंबर के हैं, 40 मार्क्स के। तो चैप्टर वाइज तो मार्क्स हमने पहले बता दिया। अब देखते हैं इसका जो पहला चैप्टर है, पार्ट बी का जो पहला चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस आगे भी पढ़ना है आपको, बीकॉम एमकॉम में पढ़ना है, तो एक लंबा चैप्टर होगा, फिर भी यहाँ बेसिक चीज़ समझनी है। तो बिजनेस फाइनेंस जो हमारा चैप्टर है 12 मार्क्स है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, इसके मेन टॉपिक की बात कर लें हम लोग, और इसके मीनिंग क्या है, कि बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो मेन इसका है मीनिंग और इसका ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग और क्या इसका उद्देश्य क्या है, इसको ध्यान से देख लेना है। और इसके अंदर एक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग, उस प्लानिंग को पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए, उसके फीचर्स को समझिए, उसके डिफिनेशन समझिए, और वो कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो हमारे इस बिजनेस फाइनेंस को प्रभावित करते हैं। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इस बिजनेस फाइनेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको ध्यान से देखेंगे।
उसमें आगे टॉपिक आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर। ये पूंजी संरचना जो है, किसी व्यापार के लिए पूंजी एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो पूंजी के संरचना जो स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या मीनिंग है कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग को समझिए, उसके क्या फीचर्स हैं इसको समझिए। और उसका अगला चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। बजट हम लोग बार बार सुनते रहते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कैपिटल का बजट, कितना हमारा बजटेड कैपिटल है। तो कैपिटल बजटिंग का मीनिंग समझना है और उसके फीचर्स को समझना है। तो इस प्रकार से सब मिलाकर देखेंगे और उसमें देख लेना थोड़ा बहुत और कि जो डिफरेंस हमारे हैं फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नोट्स अगर आते रहते हैं तो एक डिफरेंस या दो डिफरेंस पूछ सकता है। इस प्रकार हमारे बिजनेस फाइनेंस करीब करीब हमने फोकस डाल दिया। उसके अलावा आपको टाइम मिलता है तो आप देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। देखा जैसे आम मार्केट होते हैं, बाज़ार होते हैं, खरीदने और बेचने की जगह होती है, उस प्रकार हमारे इस वित्त के लिए, फाइनेंस के लिए भी बाज़ार होते हैं, ये मार्केट होते हैं। तो इस फाइनेंशियल मार्केट से हम लोग क्या समझते हैं, इसका मीनिंग समझिए, इसके डिफिनेशन को समझिए और इस फाइनेंशियल मार्केट के फीचर्स क्या क्या हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसको आप देखिए। आगे इसमें देखना है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसका फंक्शन क्या क्या है, द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट देख जाइए इसको, क्योंकि ये 8 मार्क्स के हैं तो फंक्शन आप देख गया। उसमें फिर देखना है कि कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट उसके मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आएंगे। इस जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स में कैपिटल मार्केट भी अंदर आएगा। तो उस कैपिटल मार्केट के क्या मतलब है, क्या उसके विशेषताएं हैं, उसको देख जाना है। और इसमें जो मार्केट है उसमें प्राइमरी मार्केट भी होते हैं और सेकेंडरी मार्केट भी होते हैं। तो प्राइमरी मार्केट किसको कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट किसको कहते हैं, और फिर इन दोनों मार्केट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इसको देख जाना है। इसमें आगे का आएगा नाम, बड़ा मशहूर नाम है स्टॉक एक्सचेंज। जैसा आप सुनते हैं बार बार स्टॉक एक्सचेंज में शेयर के दाम गिर गए, शेयर के दाम बढ़ गए, ये सुनते रहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज भी एक मार्केट का हिस्सा है, यानी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हम लोग शेयर, डिबेंचर, जो सिक्योरिटीज़ है उनका परचेज और सेल होते रहता है। हमको शेयर खरीदना है, डिबेंचर खरीदना है कंपनियों के, तो स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं। बेचना भी है तो उसी के माध्यम से सेल भी करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट के तौर पर है। कौन सा, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आएगा वो। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मीनिंग समझिए, और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या क्या हैं, तो ये भी समझना आपको, उसका फंक्शन भी, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब। और उसके अंदर एक और टर्म आएगा, एक और अथॉरिटी का नाम, जिसको सेबी कहते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी कैपिटल से लिखेंगे सेबी। ये सेबी है, ये सेबी है। इसे भी उसके अंदर आएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। तो समझेंगे सेबी किसको कहा जाएगा और इसके क्या क्या फंक्शन है, मोटे मोटे दिख जाना है, कहानी ख़त्म इसकी हो जाएगी। उसके बाद चैप्टर में आएगा मार्केटिंग। ये मार्केटिंग भी एक मशहूर है, 10 नंबर का है। ये 12 नंबर के बाद ये 10 नंबर ज़्यादा नंबर ले रखा है, 12 के बाद इसी का नंबर आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग चलेंगे तो किस पर फोकस डालेंगे, मार्केटिंग में आएंगे तो पहले समझिए कि मार्केटिंग या मार्केट किसको कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसके डिफिनेशन में जाएंगे और उस मार्केट के क्या फीचर्स हैं। और देखना है कि ये जो मार्केटिंग है या मार्केट है, इसके फंक्शंस कौन कौन है, द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग थोड़ा सा ये लंबा पड़ रहा है। और मार्केटिंग में आएंगे तो उसमें देखेंगे कि मार्केट मिक्स क्या है, मार्केट मिक्स। उसके अंदर एक और आएगा प्रोडक्ट मिक्स, उसके अंदर प्राइस मिक्स, ब्रांडिंग, लेवलिंग, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क्स, ये सब वर्ड आएंगे, टर्म आएंगे। तो इन एक एक टर्म को ध्यान से देखिए, इसमें 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमने जो बताया, मार्केट मिक्स कह लीजिए, प्रोडक्ट मिक्स कह लीजिए, प्राइस मिक्स कह लीजिए, ये क्या क्या है, इनके परिभाषा, इनके मीनिंग समझिए। और लेबलिंग क्या है, ट्रेडमार्क्स क्या है, पैकेजिंग क्या है, एडवर्टीजमेंट क्या है, इस सब को गौर से देखना, सबका मीनिंग ज़रूरी है। उसमें जो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग के मीनिंग समझिए।
ट्रेडमार्क्स का मीनिंग समझिए, लेबलिंग का मीनिंग समझिए, पैकेजिंग का मीनिंग समझिए और प्राइस मिक्स का मीनिंग समझिए। और साथ में जो एडवर्टाइजिंग है उसका क्या मीनिंग है, उसके क्या फीचर्स हैं और उस एडवर्टाइजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर इतना आप टॉपिक को देख लेते हैं तो बड़े आराम से 10 नंबर वाला आप कवरेज में आएंगे। और आगे बढ़ते हैं, एक और है 12वां, बहुत कम मार्क्स का है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। भारत सरकार ने 1986 या 87 में एक कानून बना रखा था भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, ताकि कोई सामान लेकर के यूज़ करते हैं, उपभोग करते हैं तो उससे पीड़ित होते हैं तो कैसे कानून की सहायता से उनको मदद दिलाई जा सकती है। तो इस पर बहुत सारी धाराएं हैं लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो जब इसमें आएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो इसको समझ लीजिए कब बना था, ईयर बड़ा ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और क्यों बना था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम से ही पता लग रहा है क्या चीज़ है। तो कंज्यूमर किसको कहेंगे आप, कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, और ये जो कानून जो बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या, ये तो मस्ट है जानना। कब बना था, क्यों बना था, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। और इसमें जो वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड आया है ना कंज्यूमर, इसका मतलब जरूर समझिए कंज्यूमर। और ये जो कंज्यूमर है, जो भुगता है, इसके राइट क्या क्या हैं, इसके लिएबिलिटी क्या क्या है। उतना सा हमारा काम चल जाएगा, बहुत कम मार्क्स है। उसके बाद हम लोग आएंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी बहुत कम नंबर का है। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे हम लोग तो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, इसका मीनिंग समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, क्लियर है। और एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो 3 पॉइंट सफिशेंट है इसको जानने के लिए, मार्क्स बहुत कम है। इसका मीनिंग समझ गए, इसके फीचर्स समझ गए, और एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस थोड़ा सा हमने रट्टा मार लिया। और इस प्रकार हमारे 99% ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने की आशा बन जाती है और ओवरऑल हमारा सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा। आप ध्यान से इसको देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट में मिलेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन गेस कराएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तभी उसमें टाइम है। तब तक आप ओवरऑल स्टडी करते रहिए अभी समय। धन्यवाद, थैंक यू।